मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने अपने जो पिछला वीडियो है उसके अंतर्गत डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात से संबंधित जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा की थी। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत उसी औरंगजेब की आखिरी रात से संबंधित जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। अपने विगत वीडियो में मैंने ये बताया कि ये ऐतिहासिक तथ्य को लेकर के रची गई एकांकी है और इसका जो मुख्य पात्र है वह औरंगजेब है, जो एक मुग़ल सल्तनत के सम्राट हैं। और उस सम्राट का जो चरित्र है वो यहाँ दो रूपों में दिखाई देता है, या व्यक्तित्व के जो दो भाग हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। एक औरंगजेब एक व्यक्ति हैं और दूसरा औरंगजेब एक शहंशाह हैं। व्यक्तित्व के दोनों रूपों में संघर्ष और द्वंद्व को रूपायित करना ही एकांकीकार का उद्देश्य रहा है। औरंगजेब व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है और इसी कारण वह अपने पूर्व कृत्यों को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आता है। जब वह अपनी पुत्री जीनत से बात करता है तो वह कहीं ना कहीं जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर यह महसूस करता है कि उसने काफ़ी सारे आपराधिक कार्य किए हैं और उसे ग्लानि महसूस होती है। औरंगजेब द्वारा अपने आखिरी समय में जो पत्र अपने पुत्रों के लिए लिखा गया उसी ऐतिहासिक संदर्भ को इस एकांकी का आधार बनाया गया है। इस एकांकी में औरंगजेब की अंतिम घड़ी या क्षणों में हुए पश्चाताप का मार्मिक चित्रण है। यदि इसके प्रमुख पात्रों की हम बात करें तो इसमें जो पात्र हैं उनमें आलमगीर औरंगजेब मुग़ल सम्राट हैं, जीनत उन्नीसा बेगम औरंगजेब की पुत्री हैं, करीम एक सिपाही है, हकीम और कातिब, यही पात्र इस पूरी एकांकी में नज़र आते हैं। एकांकी का जो स्थान है वह अहमदनगर का किला है और समय 18 फरवरी सन 1707 रात्रि के 3 बजे का है। एकांकी की शुरुआत औरंगजेब और जीनत के मध्य वार्तालाप से होती है और उसी वार्तालाप को लेकर कहानी एकांकी आगे बढ़ती है। 89 वर्षीय औरंगजेब बीमार अवस्था में अहमदनगर किले के एक कक्ष में लेटे हुए हैं और बीमार हैं। औरंगजेब के मन में इस वक्त भी कहीं ना कहीं राजलिप्सा और बादशाहत दिखाई देती है। संपूर्ण भारत पर अपनी बादशाहत की कामना अभी भी उनके मन में शेष है। व्यक्तिगत रूप में औरंगजेब अपने आप को गुनहगार मानता है और अपराध बोध की ग्लानि से परिपूर्ण है। अपने अंतिम समय में भी औरंगजेब को किसी पर भी विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि वह अपने शाही हकीम पर भी विश्वास नहीं रखता। यहाँ एक बादशाह के रूप में अविश्वासी होना ये औरंगजेब की जो
चारित्रिक विशेषता है उसको उद्घाटित करता है। औरंगजेब ने जितने भी अनीतिपूर्ण, क्रूरतापूर्ण कार्य किए हैं उन पर उसे आज अफसोस है। अपने पिता और भाइयों के प्रति जो अत्याचार औरंगजेब ने किए उनके प्रति उसे ग्लानि और शर्मिंदगी दिखाई देती है। एक बादशाह के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, जीवन के इस अंतिम दौर में उन सभी को लेकर वे बहुत दुखी हैं और अपनी पुत्री से कहकर एक पत्र अपने पुत्रों को लिखवाते हैं और उसमें हिदायत देते हैं कि उनके पुत्र अमन परस्त तथा दयावान बने, जो वे पूरे जीवन ना बन पाए। उन्हें इस बात पर बेहद दुख है कि जीवन के इस अंतिम समय में उनके पास उनका एक भी पुत्र विद्यमान नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी इस एकांकी में सरल भाषा एवं भावों की अभिव्यंजना के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। यह एक समर्थ एकांकी के रूप में दिखाई देती है। भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग तत्कालीन युगीन भाषिक चेतना को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एकांकी के द्वारा रामकुमार वर्मा ने जो भी समस्याएं और आदर्शों की स्थापना की है वो सभी दिखाई देते हैं। ये एक सफल एकांकी है और उद्देश्यपरक एकांकी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं इस एकांकी को पढ़ाऊँगा और इस पूरी एकांकी में जो जो विशिष्टताएं हैं उन सभी का अंकन मैं करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।